फिल्म के शुरुआत में हमें कपल पॉल और केथी से मिलते हैं जो कि बॉनफायर के आसपास म्यूजिक प्ले करते हुए मस्ती कर रहे थे। केथी घर के अंदर से बियर लाने जाती है और जब वो बाहर आती है तो वो पॉल को खत्म पाती है। कोई कातिल पॉल के गिटार से ही उस पे बुरी तरह से हमला करके उसे समाप्त कर दिया था। ये देख केथी अपनी कार में भागती है, लेकिन एक मास्क्ड कातिल एक चाकू की मदद से कार की सीट को आर पार करते हुए केथी को भी खत्म कर देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होकर जेसन नामक बंदे पे फोकस करती है जो कि अपनी मॉम के साथ कार में कैंप पाइनवे की तरफ जा रहा था। जेसन की मॉम की बातों से हम समझ पाते हैं कि जेसन 24 साल का हो चुका है। स्टिल वो लॉयर फर्म पे इंटर्न करने के बजाय हर समर किसी कैंप पाइनवे में जाता है जहां काउंसलर वाले रोल के लिए उसे नाम मात्र पैसे मिलते हैं। अभी भी जेसन वहीं जा रहा था और जेसन को कैंप पाइनवे पे छोड़ते हुए उसकी माँ उसे अपने करियर पे थोड़ा और ध्यान देने को कहती है। अब हम भी उसको कैंप पाइनवे के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि मूवी के पहले सीन में जो पॉल एंड केथी खत्म हुए थे वो एक्चुअली में इसी कैंप के ओनर्स थे। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको कैंप के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ ताकि आप कहानी को ढंग से फॉलो कर सके। तो कैंप पाइनवे एक समर कैंप जैसा था और यहाँ कई लोग आते थे, लेकिन लोगों के आने से एक हफ्ते पहले यहाँ काउंसलर्स आते थे जिनका काम होता है सब कुछ पहले से चेक करके रखना और पूरे कैंप को मैनेज करना। फिलहाल भी यहाँ कुल 11 काउंसलर्स आने वाले थे जिनमें एक जेसन भी था और एक वीक के लिए कैंप में सिर्फ यही 11 लोग रहेंगे, मतलब कैंप शुरू होने से पहले। अब ये 11 लोग कौन हैं? वेल, अब मैं आपको उन सब से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रिस और बॉबी से मिलते हैं जो कि यहाँ क्रिस के स्टेप फादर की मस्त कार में आ रहे थे और इनका एम था काउंसलर्स में से किसी लड़की को पटाना। क्रिस और बॉबी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। देन हम डेमी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर है और वो खुद को दूसरों से बेहतर मानती है। इनफैक्ट जेसन काइंड ऑफ डेमी की तरफ अट्रैक्टेड है या फिर उससे दोस्ती तो करना चाहता है, लेकिन डेमी जेसन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इनके अलावा हम माइक से मिलते हैं जो कि थोड़ा फेकू है और अटेंशन सीख करता है। इनफैक्ट लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। देन देयर इज आरी जिसको कि पीनट एलर्जी है, लेकिन इस चीज को लेके वो इतना ओवर एक्ट करता है जितना कोई सोच नहीं सकता। लाइक अगर कोई आरी के सामने चॉकलेट भी खाए तो वो कहने लगता है कि इसमें पीनट होगा, मुझसे दूर रखो, और ऐसे ही फालतू के नाटक करता है। देन यहाँ इजरा नाम का भी एक बंदा है जो कि खुद को थिएटर और एक्टिंग का उस्ताद समझता है, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी क्रिंज है। देन क्लेयर नाम की एक लड़की भी आई है एज काउंसलर और क्लेयर जेसन की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है, ऑल्दो जेसन इतना डम है कि वो क्लेयर के सिग्नल्स को समझ नहीं पाता। देन नोएल नाम की एक लड़की सिर्फ ऑकल्ट और स्पिरिट्स में मानती है और इनके अलावा दो और लड़कियां हैं नेम्ड शैनन एंड माइली, जहां माइली वीगन है लेकिन अंदर ही अंदर उसे मीट पसंद है। खैर, तो आगे जेसन कैंप के ओनर्स के घर में जाता है जहां उसे एक नोट मिलता है। ये नोट सपोजिडली कैंप के ओनर्स केथी और पॉल लिखे थे, जहां वो कह रहे थे कि वो अगले दिन लौटेंगे और तब तक जेसन को कैंप संभालना है। जेसन इससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पूरी कैंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि ये नोट केथी और पॉल लिख ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो कोई कातिल मूवी के पहले सीन में ही खत्म कर चुका है। दिस मींस कि ये नोट कातिल लिखा है जो कि ना सिर्फ अब भी कैंप में है बल्कि वो इन काउंसलर्स को जानता भी है। अब जेसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जेसन यहाँ ओल्डेस्ट मेंबर है और वो काफी समय से कैंप आ रहा है। बाकी के काउंसलर्स काफी यंग हैं एज कंपेयर टू जेसन, और इस बात पे सभी जेसन का मजाक भी बनाते हैं। इनफैक्ट ये लोग जेसन को एकदम सीरियसली नहीं लेते। जब जेसन कहता है कि वो फिलहाल कैंप को लीड करेगा और किसी को भी ड्रिंक या स्मोक नहीं करने देगा, तो अगले ही सीन में हम सभी काउंसलर्स को नशा करते हुए एंजॉय करते देखते हैं। तो मस्ती के दौरान ही कुछ चीजें होती है। लाइक पहली ये कि क्रिस शैनन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और शैनन भी क्रिस को भाव देती है। वहीं जेसन क्लेयर को एरो चलाना सिखाता है और इसी दौरान क्लेयर भी जेसन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। हम ये भी जान पाते हैं कि कैंप के इवेंट्स में जेसन हमेशा रनर अप रहता था। देन माइक और डेमी काइंड ऑफ क्लोज आ रहे थे और बॉबी लड़कियों पे चांस तो मार रहा था, लेकिन कोई लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी। एनीवेज, चीजें इंटरेस्टिंग तब होती है जब कैंप फायर के दौरान सभी आते हैं लेकिन डेमी नहीं आती। वहीं हम भी उसको दिखाया जाता है कि डेमी अकेले में तैयार हो रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई डेमी पे हमला किया है। क्लियरली हमें कुछ दिखाया नहीं जाता, बस कुछ स्प्लैशेस हम मिरर पे पड़ते देख पाते हैं। अब कैंप फायर के दौरान बॉबी अटेंशन पाने के लिए कहता है कि वो आग के ऊपर से बाइक भगाएगा, लेकिन लास्ट मिनट पे बॉबी चिकन आउट करता है। वहीं शैनन और क्रिस क्लोज आने लगते हैं और क्लेयर भी जेसन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। कैंप फायर के बाद वीगन माइली चुपके से मीट बर्गर खाने वाली होती है कि तभी तो उस पे कोई हमला कर देता है। देन माइक पे भी कोई हमला करता है जब माइक एक केबिन के अंदर आता है लुकिंग फॉर डेमी। सो इन टोटल हम अब तक ये मान सकते हैं कि कातिल डेमी, माइक और माइली को खत्म कर चुका है। इस बात की कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब जेसन डेमी को ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स वगैरह बताने उसके केबिन में जाता है और वहां वो डेमी की लाश को लहूलुहान हालत में पाता है। जेसन भागते हुए सभी को इस बारे में बताता है, जहां पहले तो लोग जेसन की बात नहीं मानते, लेकिन बाद में सभी डेमी के केबिन में जाते हैं। वहां
वहाँ इन्हें डेमी की लाश तो नहीं दिखती, लेकिन खून को देख नोएल अपनी फेक साइकिक एबिलिटी से कहती है कि ये डेमी की ही खून है। ये सुनते सभी भागते हैं, लेकिन कातिल इनके कार्स की टायर्स में छेद कर चुका था और इनके कार्स स्टार्ट भी नहीं हो रहे थे। इतना ही नहीं, इनका फोन्स इनिशियली जेसन कलेक्ट किया था, एज कैंप पे फोन्स यूज नहीं करना था, और जिस डब्बे में सबके फोन्स रखे गए थे उस डब्बे से सारे फोन्स गायब हो चुके थे। ऐसी गंभीर हालत में सभी साथ में एक केबिन के अंदर जाते हैं ताकि कातिल आगे किसी और को खत्म ना कर सके। अब क्योंकि इनके पास फोन्स नहीं थे तो हेल्प बुलाने के लिए ये लोग केथी और पॉल के घर वाले लैंडलाइन का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, लेकिन वहां तक जाएगा कौन? वेल, जेसन बोलता है कि वो जाएगा, लेकिन उसे साथ में 2 और लोग चाहिए। अब ये 2 लोग कार्ड्स ड्रॉ करके सिलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि कोई जाना चाह नहीं रहा था, और यहाँ रूल ये था कि जिसका कार्ड नंबर लोवेस्ट रहेगा वो 2 जेसन के साथ जाएंगे। और ये 2 लोग कौन थे? वेल, इजरा और आरी। बस फिर क्या था, जेसन, इजरा और आरी ओनर्स के घर में जाते हैं, लेकिन वहां का लैंडलाइन भी खराब था। तभी इन्हें फ्रिज में माइली का अलग हुआ सर मिलता है, जिसे देख तीनों अलग अलग भागते हैं। जेसन सबसे पहले भाग के केबिन में वापस पहुंचता है जहां सब थे, एंड देन थोड़ी देर बाद इजरा आता है, जिसे कातिल समझ के बॉबी उस पे बियर स्प्रे छिड़क देता है। इससे इजरा को आंख में जलन होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इजरा शांत होता है और हम समझ पाते हैं कि वो भी भाग के ही आया है। बट दोस्तों, आरी अब तक नहीं आया था, और तुरंत ही दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरी को कातिल पकड़ के कैद कर चुका है। यहाँ कातिल अपनी चाकू पीनट बटर में डालता है, यानी कि कातिल इसी चाकू से आरी को खत्म करेगा। एंड इफ यू रिमेंबर, तो आरी को पीनट बटर से एलर्जी भी है। दूसरी तरफ केबिन में इजरा बिना सोचे समझे जेसन पे इल्जाम लगाता है, सेइंग कि जेसन ही कातिल है। उसका लॉजिक था कि जेसन इनमें ओल्डेस्ट है और फिर भी वो इस टीनेजर वाले समर कैंप में आता है, यानी कि वही लोगों को खत्म कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नोएल भी यहाँ कुछ ओईजी बोर्ड वाला नाटक करती है, और वो भी अंततः जेसन को ही ब्लेम कर देती है। इन शॉर्ट, सभी जेसन को कातिल मान रहे थे और इसलिए सभी जेसन पे हमला करके उसे कैद कर लेते हैं। बस एक क्लैर ही थी जो कि जेसन का पक्ष ले रही थी। ये सभी जेसन को बांध देते हैं और सच्चाई निकलवाने के लिए जेसन को चोट पहुंचाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब जेसन बॉबी के साथ अकेला होता है तो क्लैर बॉबी पे हमला करके जेसन को आजाद कराती है। देन क्लैर और जेसन यहाँ से भागते हैं। भागते हुए दोनों वुड्स में पहुंचते हैं, जहां दोनों किसी मेकआउट ट्री के पास जाते हैं। बेसिकली क्लैर अगेन जेसन के साथ थोड़ा लवी डवी हो रही थी, और तभी इन्हें वहां पास में पॉल और कैथी की शरीर मिलती है। आई मीन, ये लोग अब तक सोच रहे थे कि अगले दिन पॉल और केथी आके इनको रेस्क्यू कर लेंगे, लेकिन पॉल और केथी तो सबसे पहले ही समाप्त हुए थे और अब इन्हें ये बात पता चल रही है। इस पॉइंट पे क्लैर सजेस्ट करती है कि ये दोनों भाग के नियरेस्ट टाउन तक जाएंगे और वहां से पुलिस को लेके आएंगे, लेकिन जेसन बाकियों को छोड़ के भागना नहीं चाहता था, इसीलिए वो क्लैर को पुलिस लाने बोलता है। वहीं वो खुद वापस उस केबिन की तरफ जाता है जहां बाकी के लोग थे। देखा जाए तो दिस वाज अ वेरी सेल्फलेस एक्ट, कंसिडरिंग कि अब भी सभी लोग जेसन को ही किलर मान रहे थे और ये लोग जेसन को ही खत्म कर सकते थे। दूसरी तरफ बाकी के काउंसलर्स हेल्प लाने की सोच रहे थे और इसी बीच नोएल अकेली हो जाती है। बस फिर क्या था, कातिल नोएल को समाप्त कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ आती है कहानी की कुछ ट्विस्ट्स, और वो ये कि हम किलर को एक समझ रहे थे, लेकिन यहाँ हम 2 लोगों को किलर वाला मास्क पहने देखते हैं, यानी कातिल सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि 2 लोग हैं। वहीं बाकी के काउंसलर्स एक केबिन में जाते हैं जहां उन्हें डेमी और माइक किस करते हुए दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेमी और माइक जिंदा हैं और यही दोनों कातिल हैं। लेकिन बाकी काउंसलर्स इतने डम्ब थे कि वो लोग ये बात समझ ही नहीं पाते। रादर वो लोग यही मान रहे थे कि जेसन कातिल है और डेमी एंड माइक को जिंदा देख के सभी खुश थे।